नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसे एक साथ शुरू करते हैं अपने 1 अप्रैल के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि जुपल्ली कृष्णा राव को ग्रैंड प्राइज 2026 किस कारण से प्रदान किया गया। ऐसा क्वेश्चन ये 4 विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें था कि खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विज्ञान में खोज के लिए, बौद्ध विरासत संरक्षण और विश्व शांति के लिए या साहित्य लेखन के लिए। हाल ही की बात है, जुपल्ली कृष्णा राव को जो कि ग्रैंड प्राइड 2026 ये मिला बौद्ध विरासत संरक्षण और विश्व शांति के लिए। यह पुरस्कार उन्हें मिला क्योंकि उन्होंने बौद्ध स्थलों मतलब फणिगिरी, नागार्जुन सागर आदि का विकास किया, वही पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। इस कारण क्योंकि इन्हें दिया गया और ये तेलंगाना के मंत्री जो कि तेलंगाना के जुपल्ली कृष्णा राव को विश्व शांति में योगदान के लिए सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केन्स सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया। 4 विकल्प दिए इसमें, पुणे, हैदराबाद, सानंद या कुछ गुजरात, चेन्नई। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा सानंद, गुजरात। केन सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन जो कि गुजरात के सानंद में किया गया है, जिसका महत्व है कि भारत में सेमीकंडक्टर मतलब चिप उत्पादन शुरू होगा, वहीं इससे देश के विदेशों पर निर्भरता कम होगी। आखिरकार यह प्लांट किस काम आता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्री मशीनों के लिए। और यह मिशन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 के मिशन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश साइंस सिटी और सीएसआईआर एनआईएससीपीआर के बीच हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 विकल्प है, खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना, विज्ञान जागरूकता और स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देना, केवल औद्योगिक उत्पादन बढ़ावा देना जो कि या कृषि सुधारना था। जिनमें से सही विकल्प है विज्ञान जागरूकता और स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देना। आंध्र प्रदेश साइंस सिटी और सीएसआईआर एनआईएसपीआर के बीच हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य विज्ञान जागरूकता और स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देना, जो जिसके प्रति लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना। वहीं स्टेम शिक्षा मतलब होता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा कि लोग वैज्ञानिक सोच अपनाएंगे, जटिल विज्ञान को आसान भाषा में समझ पाएंगे, वही बेहतर नीति निर्माण होगा। और यह समझौता जो कि 5 साल के लिए हुआ है, यह समझौता 5 साल के लिए है, विज्ञान और रिसर्च को आगे बढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स एनसीसीएस पुणे के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 4 विकल्प है, डॉक्टर मनीषा इनामदार, डॉक्टर शर्मिला पापड़, डॉक्टर थॉमस पुगाडेल या डॉक्टर सीएनआर राव को। तो हाल ही की बात है, ब्रिक्स एनसीसीएस पुणे के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर थॉमस पुगाडेल को। वे किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, ये कोशिका जीव विज्ञान के जो कि विशेषज्ञ, और उनकी खास उपलब्धि है कि शांति स्वरूप भटना जो कि भटनागर पुरस्कार 2018 में इनको प्राप्त हुआ था। और यह बात करें कि यह संस्था करती क्या है, तो जीवन जो कि जीव विज्ञान, कैंसर रिसर्च, माइक्रोबायोलॉजी आदि में उन्नत शोध करती है। बात करते हैं एनसीसीएस की। अगर एनसीसीएस की बात करें तो इसका पहली बात तो फुल नेम होता है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। मतलब यह भारत का एक बड़ा रिसर्च संस्थान है जहां कोशिका कैंसर रोगों की कार्य प्रणाली पर शोध किया जाता है। और आखिरकार डॉक्टर पुगाडेल आखिर में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। उनका काम जो कि सेल कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझना, और उन्होंने यह समझने में योगदान दिया कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं और बीमारियां कैसे विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है कि आईएनएस संशोधक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए इसमें,
जिनमें से है कि यह एक स्वदेशी सर्वे पोत है। इसका जो कि निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, मतलब शॉर्ट में से GRRC बोलते हैं, द्वारा किया गया है। यह भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल युद्ध पोत के रूप में उपयोग किया जाएगा। 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 और 2, क्योंकि पहला और दूसरा कथन ही सही है। बात करें INS संशोधक की, तो INS संशोधक जो कि भारतीय नौसेना का एक सर्वे जहाज है, जिसका काम युद्ध करना नहीं बल्कि समुद्र के नीचे की जानकारी इकट्ठा करना है। आखिर बात आती है कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर ये महत्वपूर्ण इतना क्यों है। तो पहला चीज है कि सुरक्षित नौकायान, मतलब यह समुद्र की गहराई, चट्टानों और बाधाओं की जानकारी देता है, जिससे जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते तय किए जा सके। वहीं समुद्री मानचित्रण, जैसे यह समुद्र के नीचे का नक्शा बनाता है, जिससे बंदरगाहों के विकास और समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिलता है। वहीं रक्षा में उपयोग हो गया। आपदा प्रबंधन मतलब यह समुद्री डेटा इकट्ठा करके सुनामी और अन्य समुद्री खतरों में, जो कि खतरों से बचाव में मदद करता है। वहीं यह सीधे युद्ध नहीं करता बल्कि पनडुब्बियों की गतिविधियों को समझने और समुद्री मार्गों की जानकारी देकर रक्षा मजबूत बनाता है। इसमें कुछ आधुनिक उपकरण लगे होते हैं, जैसे AUV मतलब ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, वहीं ROV मतलब रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल, वहीं सोनार सिस्टम। ये उपकरण जो कि समुद्र के नीचे जाकर डेटा और तस्वीर एकत्र करते हैं। और इस जहाज में बात करें तो 80% से अधिक भारतीय सामग्री का उपयोग किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करता है। अगला प्रश्न है कि WTO के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC40 में भारत ने मुख्य रूप से किन मुद्दों पर जोर दिया। 4 विकल्प है, खेल और पर्यटन विकास, WTO सुधार और कृषि मुद्दे, रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक, या केवल ई-कॉमर्स। तो जिनमें सही विकल्प हो जाएगा WTO सुधार और कृषि मुद्दे, क्योंकि WTO का 14वां मंत्री जो कि स्तरीय सम्मेलन कैमरून के याउंडे में आयोजित हुआ है, जिसमें भारत की ओर से नेतृत्व पीयूष गोयल ने किया। और यह सम्मेलन जो कि वैश्विक व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक प्रमुख मंच था। इस सम्मेलन में जो कि भारत ने विशेष रूप से कृषि, खाद्य और WTO सुधारों पर जोर दिया। भारत का मानना है कि किसानों की सुरक्षा और गरीबों को सस्ती खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सार्वजनिक भंडार जैसी योजनाओं को जारी रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि IBC संशोधन 2026 में 14 दिन का नियम किस लिए है। 4 विकल्प दिए इसमें, टैक्स बढ़ाने के लिए, देरी कम करने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए, या निर्यात बढ़ाने के लिए। सही विकल्प हो जाएगा देरी कम करने के लिए। IBC की पहले फुल फॉर्म देखिए अगर, तो इसका होता है इंसॉल्वेंसी एंड जो कि बैंक्रप्सी कोड 2016। IBC का फुल फॉर्म है ये। और यह कानून जो कि कंपनियों व्यक्तियों के दिवालियापन मामलों को समय सीमा में सुलझाने के लिए बना है, जिसका उद्देश्य है कि कंपनियों और व्यक्तियों के दिवालियापन मामलों को तय समय सीमा के भीतर सुलझाना। और यह पहले इन मामलों में काफी देर होती थी, जिससे बैंकों का पैसा लंबे समय तक फंसा रहता था। वहीं IBC संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य इस प्रक्रिया को और तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना। इस संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि डिफॉल्ट होने के बाद जो कि 14 दिनों के भीतर दिवालियापन आवेदन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा, जिससे अनावश्यक देरी कम होगी। और इसमें काफी एक महत्वपूर्ण बदलाव है, यह भी है कि अब प्रक्रिया अधिक लेनदार केंद्रित होगी, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अधिक नियंत्रण मिलेगा और वे अपना पैसा जल्दी वापस प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही मुकदमों को कम करने के और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई सुधार किए गए। इस संशोधन में देखिए अगर, तो पहली बार जो कि ग्रुप दिवालियापन और सीमा पार दिवालियापन से संबंधित प्रावधान भी जोड़े गए थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली कंपनियों के मामलों को बेहतर तरीकों से सुलझाया जा सकेगा। वहीं इसके अलावा श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा पर भी जोर दिया गया, ताकि दिवालियापन की स्थिति में उनका बकाया भुगतान प्राथमिकता से मिल सके। कुल मिलाकर अगर कहें तो यह संशोधन भारत की बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करेगा। NPA मतलब होता है जैसे कि खराब ऋण होती है, वो कम करेगा, निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा और व्यापार के लिए जो कि एक बेहतर वातावरण तैयार करेगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोजी गई मेंढक की नई प्रजाति जिसका नेम है निक्टिवेट्रॉक्स काली, निक्टिवेट्रॉक्स काली किस संस्थान पर पाई गई है? चार विकल्प है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, गिर राष्ट्रीय उद्यान या शिमली टाइगर रिजर्व में। तो निक्टिवेट्रॉक्स काली जो कि एक नई मेंढक प्रजाति है जो कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में खोजी गई है और काली नदी के नाम पर इसका नाम काली रखा गया है। इसकी खास बात यह है कि यह निशाचर मतलब रात में सक्रिय है और लकड़ी काटने जैसी अजीब आवाज निकालता है, जिसमें पश्चिमी घाट की जैव विविधता का ये हिस्सा भी है। अगला प्रश्न है कि आईएनएस दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? चार विकल्प है। प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 17A या प्रोजेक्ट 28। तो आईएनएस दूनागिरी भारतीय नौसेना का जो कि एक स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत है जिसका काम है कि समुद्र में युद्ध करना और दुश्मन के जहाज और विमान से मुकाबला करना। स्टेल्थ फ्रिगेट की बात करें तो इसका छिपकर काम करना होता है। स्टेल्थ का मतलब होता है छिपकर काम करना, यानी यह जहाज रडार पर आसानी से दिखाई नहीं देता बल्कि दुश्मन इसे जल्दी पहचान नहीं पाता। और वहीं तो बात करें आईएनएस दूनागिरी आखिर खास क्यों, तो यह एक जो कि स्वदेशी और इसमें लगभग 75% भारतीय सामग्री का उपयोग हुआ है जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन देश में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय शुरू से ही जो कि मुंबई में स्थित था, या आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। तो चार विकल्प इसमें तीन कथन दिए थे, चार विकल्प दिए हैं जिनमें सही विकल्प हो जाएगा एक और तीन। आरबीआई का जो कि आरबीआई की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका फुल नेम होता है और ये देश का केंद्रीय बैंक है या पूरे देश की पैसे और बैंकिंग व्यवस्था को संभालता है, जो कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए हर साल 1 अप्रैल को आरबीआई दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन क्यों गलत है, क्योंकि शुरुआत में ये कोलकाता में स्थापित किया गया था, उसके बाद 1937 में मुंबई में शिफ्ट हुआ था। बात करें राष्ट्रीयकरण की राष्ट्रीयकरण क्या होता है, तो राष्ट्रीयकरण मतलब कि पहले आरबीआई जो कि निजी था, लेकिन फिर सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अब क्या है कि ये 1949 में, और यह कब हुआ, तो 1949 में हुआ था और अब ये आरबीआई पूरी तरह सरकार के अधीन है। अगला प्रश्न है कि करीबा बांध पर फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू करने वाला देश कौन है? चार विकल्प है। दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे या केन्या। सही विकल्प हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने जो कि करीबा बांध पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया और इसके क्षमता की बात करें तो लगभग 500 मेगावाट। जिम्बाब्वे ने जो कि करीबा बांध पर 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की। इस परियोजना में अगर देखें तो सोलर पैनल यानी पानी के ऊपर लगाए जाएंगे, इसलिए इसे फ्लोटिंग सोलर भी कहा जाता है। पहले क्या था कि पहले इस बांध से पानी के जरिए बिजली बनाई जाती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण वहीं पानी का स्तर कम होने लगा। पहले था तो धीरे धीरे कम होने लगा, जिससे बिजली उत्पादन घट गया और इसी समस्या को दूर करने के लिए अब सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है और यह परियोजना देश की बिजली की कमी को पूरा करने और ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत बनाने में काफी मदद करेगी। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि ओडिशा स्थापना दिवस मतलब उत्कल दिवस भी इसे बोलते हैं, तो कब मनाया जाता है? चार विकल्प है। 26 जनवरी, 1 अप्रैल, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर को। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड करें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करेंट अफेयर्स और भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे ना, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर ले। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।